हेलो बच्चों, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो अब तक के लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग देखी थी, जिसमें 3 टाइप पढ़ी थी हमने। एक था आयनिक, दूसरा कोवेलेंट और तीसरा कोऑर्डिनेट। आयनिक बॉन्ड के बारे में हमने पढ़ लिया था। आयनिक बॉन्ड बेसिकली कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है बिटवीन टू एलिमेंट, जिसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है और एक इलेक्ट्रॉन रिच होता है। जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देता है, जिस कारण आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और हमने कुछ जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग, या हम कुछ फैक्टर्स ऐसे पढ़े थे जो आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे थोड़ा प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक बॉन्ड और फिर हम फर्दर प्रोसीड करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक बॉन्ड। प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक बॉन्ड। सबसे पहली बात हम करते हैं फिजिकल स्टेट की। अगर हम बात करें फिजिकल स्टेट, तो आयनिक बॉन्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रांग होता है, इस वजह से सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। राइट, सॉलिड स्टेट होता है। दूसरी बात कंडक्टिविटी की कर लेते हैं। कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट, देखो अगर आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में है तो उसके जो कैटायन और एनायन हैं दे आर नॉट एबल टू मूव फ्रीली, और जब कैटायन एनायन मूव ही नहीं करेंगे तो कंडक्टिविटी नहीं हो सकती। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट में जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं, इट विल नॉट गोइंग टू बी कंडक्ट। बट इन मोल्टन स्टेट, मोल्टन स्टेट मतलब आप पिघला दें अगर, और आयनिक कंपाउंड सॉलिड से लिक्विड स्टेट में आ जाए तो फिर उसके आयन फ्री हो जाते हैं, क्योंकि लिक्विड स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। राइट, तो मोल्टन स्टेट हो या एक्वस स्टेट हो। एक्वस स्टेट का मतलब होता है कि आयनिक कंपाउंड को अगर आप पानी में मिला दें तो भी उसके आयन फ्री हो जाते हैं, और इन दोनों ही केस में आयनिक कंपाउंड कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो है सॉल्युबिलिटी की। आयनिक कंपाउंड पोलर है, पोलर है मतलब उसके ऊपर चार्ज है। और अगर हम सॉल्युबिलिटी बात करते हैं वाटर में, तो वाटर भी पोलर सॉल्वेंट होता है, और केमिस्ट्री कहता है लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी पोलर सॉल्वेंट जो है पोलर सॉल्यूट में डिजॉल्व हो जाता है। उल्टा बोल रहा हूँ मैं, पोलर सॉल्यूट जो है वो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाता है। तो अपन क्या कह रहे हैं, क्योंकि पानी वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, और जो आपका आयनिक कंपाउंड होता है वो भी पोलर होता है, तो आयनिक कंपाउंड किसी भी पोलर सॉल्वेंट में मिक्स हो जाएगा। ठीक, सॉल्यूबल हो जाएगा। पर आयनिक कंपाउंड अगर आप नॉन पोलर सॉल्वेंट में डालने की कोशिश करेंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक, तो उसमें इनसॉल्युबल होगा, नहीं मिलेगा, वो घुलेगा नहीं। रीज़न वही है कि अच्छा, नॉन पोलर सॉल्वेंट के एग्जांपल जैसे बेंजीन हो गया, ठीक है, एसीटोन हो गया, बेंजीन और एसीटोन, और भी हो सकते हैं पर ठीक है, इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, इम्पॉर्टेंट नहीं है इतना। तो इनके अंदर ये इनसॉल्युबल होंगे। अच्छा, ये तो बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी, ठीक है, आयनिक कंपाउंड की। इसके बाद अब आप पढ़ेंगे कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है? द कंपाउंड formed by the mutual sharing of electron
बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एलिमेंट, डेफिशिएंट एटम ऑफ एलिमेंट। जब दोनों स्पीशीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो तो वो इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, और ऐसा जब वो आपस में शेयर करते हैं तो एक बॉन्ड फॉर्म होता है जिसको आप कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ठीक है, और क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के बीच में बनता है, इसका मतलब ये दो नॉन मेटल के बीच में बनता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो दो नॉन मेटल के बीच में बनने वाला बॉन्ड है। एग्जाम्पल दे देते हैं कुछ, जैसे Cl2 मॉलिक्यूल है, तो क्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बताइए? 2, 8, 7, तो 1, 2, 3, 4। मैंने बोला था ना कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली दूसरा क्लोरीन होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसका शेयर कर लेता है और ये इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है, तो आपस में ये दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाते हैं और दो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से एक बॉन्ड बनता है, तो ये बनता है क्लोरीन मॉलिक्यूल। ठीक, और भी बना सकता हूँ, जैसे NH3 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 5, तो 1, 2, 3, 4, 5। देखो हाइड्रोजन को तो सिर्फ डबलेट कंप्लीट करना होता है, यानी सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है स्टेबिलिटी के लिए, तो हाइड्रोजन ने तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए नाइट्रोजन के साथ शेयर करके, और नाइट्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन के साथ शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। तो ये बॉन्ड कैसा दिखेगा? ऐसा। बस अब बाकी मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, क्योंकि ये सारा कुछ क्लास 10th में आता है और मैंने क्लास 10th के जो हैं वो लेक्चर अपलोड किए हुए हैं, तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के लेक्चर में आप जाके देख सकते हो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते कैसे, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। ठीक है, पर अभी +1 की क्लास के लिहाज से इम्पॉर्टेंट नहीं है बहुत। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, कह रहा हूँ, प्रोसीड करते हैं। अब आपको पढ़ाना है लुईस स्ट्रक्चर। लुईस स्ट्रक्चर, लुईस स्ट्रक्चर बनाने के लिए कुछ रूल याद रखना बच्चों, और बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आप याद रखना, लुईस स्ट्रक्चर बनाने के लिए एक रूल में हमने डेवलप किया हुआ है, VRSU रूल। 4 वर्ड है VRSU। इस V का मतलब है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस R का मतलब है रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन। इस S का मतलब है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और U का मतलब है अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। राइट, सो यू नीड टू रिमेंबर दिस। हम रूल पढ़ने से पहले 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। जब आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे या लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो उसमें आप जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसको आप सेंटर में रखेंगे। तो पहली बात तो ये कि जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट शुड बी प्लेस्ड एट सेंटर। ठीक, फॉर एग्जाम्पल जैसे SO2 है, तो SO2 में आप सल्फ़र को सेंटर में रखेंगे, ऑक्सीजन को साइड में रखेंगे। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड है, तो आप कार्बन को सेंटर में रखेंगे, ऑक्सीजन को साइड में रखेंगे। वाटर है, तो वाटर में आप ऑक्सीजन, वाटर का एग्जांपल तो रहने ही दो खैर। ठीक, तो ये सारे कुछ एग्जांपल है जिससे हम बता रहे हैं कि लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को आप क्या करेंगे, सेंटर में रखेंगे। अभी तो फिलहाल के लिए ये समझ लीजिए। अच्छा, दूसरा जो है रूल ये है कि ऑक्सीजन जो है डू नॉट बॉन्डेड with each other,
विद ईच अदर। ऑक्सीजन को आपस में बॉन्ड मत बनाने देना, ठीक, एक्सेप्ट O2 एंड O3। O2 और O3 में तो होता है। चलो इसको मैं थोड़ा रब करके ऊपर लिख दूँ। हाँ, तो ऑक्सीजन डू नॉट बॉन्डेड विद ईच अदर एक्सेप्ट O2 O3, कि ऑक्सीजन जो है वो आपस में बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए। इट विल मेक अ बॉन्ड विद द सेंट्रल एटम, लेकिन वो आपस में मत जुड़ जाए। सिर्फ O2 और O3 में ही आपस में जुड़ते हैं, अदरवाइज नहीं, ठीक है। और तीसरा एक बात है, वो यहाँ लिख देता हूँ, रब कर लो लेफ्ट हैंड साइड वाला। हाइड्रोजन जो है शुड नॉट कनेक्ट, या आप ये लिख दो हाइड्रोजन शुड कनेक्ट विद ऑक्सीजन एंड डू नॉट कनेक्ट विद सेंट्रल एटम, ठीक है। हाइड्रोजन जो है उसको ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट करो, ना कि डायरेक्टली सेंट्रल एटम के साथ। अब चलिए कुछ एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं VRSU रूल, ठीक। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इस तरीके से कोई नहीं समझाएगा, ठीक है। बुक में पता नहीं कुछ और ही कुछ करके डायरेक्ट बना देते होते हैं, पर आप इस रूल को पढ़ोगे आप सारे लूज डॉट स्ट्रक्चर सीख जाओगे आसानी से बनाना, ठीक है। तो देखना ध्यान से। सबसे पहले एग्जाम्पल देता हूँ मैं H2SO4 का, ठीक। याद रखना मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को V बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से जो मैंने लिखा है आप समझ लीजिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन V बोल रहा हूँ, रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन R बोल रहा हूँ, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन S बोल रहा हूँ, और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन को U बोल रहा हूँ। तो मैं डायरेक्ट लिखूँगा, शॉर्टकट लिख रहा हूँ, मतलब सिंबल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप लोग चाहे तो फुल फॉर्म लिख सकते हो। V मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? हाइड्रोजन के पास, हर हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं? एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। कितने हाइड्रोजन है? 2 प्लस सल्फर के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ? 6 होता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या होता है 16, तो 2 8 6, लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन आया। प्लस ऑक्सीजन के पास भी कितना होता है 6, और कितने ऑक्सीजन है 4, तो 2 + 6 + 24 कितना बना बताओ? 32। फिर रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करोगे? रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको देखना है हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट कितनी है। हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, और कितने हाइड्रोजन है? टोटल 2 हैं, तो 2 हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। सल्फर और ऑक्सीजन, देखो हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट होते हैं उनको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। सिर्फ हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन मिलाकर 5 ऐसे एटम हैं जिनको 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो 4 + 40 यानी 44 हो गया। अब आप निकाल लीजिए शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? रिक्वायर्ड माइनस वैलेंस, याद रख लेना, रिक्वायर्ड माइनस वैलेंस। तो रिक्वायर्ड कितने हैं 44, वैलेंस कितने हैं 32, माइनस करो 8 4 कितना हो गया 12, ठीक। इसके बाद आप अनशेयर्ड निकाल लो। अनशेयर्ड हो गया वैलेंस माइनस शेयर्ड। वैलेंस कितना है 32, शेयर्ड कितना है 12, तो कितना आएगा 20। अब बच्चों याद रखना, अगर आपको बॉन्ड पेयर निकालना है कि कितने बॉन्ड बना रखे हैं टोटल इस मॉलिक्यूल के अंदर, तो आप शेयर्ड डिवाइडेड बाय 2 कर लो। और अगर आपको इस पूरे मॉलिक्यूल के अंदर कितने लोन पेयर है वो पता करना है, तो अनशेयर्ड डिवाइडेड बाय 2 कर लो। शेयर्ड कितने हैं 12, तो डिवाइडेड बाय 2, इसका मतलब 6 बॉन्ड पेयर है। अनशेयर्ड कितने हैं 20 डिवाइडेड बाय 2, तो कितने लोन पेयर हैं 10। अब चलिए स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन, ठीक। एक बार
राइट हैंड साइड का नोट कर लो, मैं फिर रब करता हूँ। ठीक है, चलिए मैंने क्या बोला था, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को या एटम को सेंटर में रखना है, तो सल्फर को सेंटर में रखा। और हाइड्रोजन को कभी सेंटर में नहीं रखते, ठीक है, चाहे वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो चाहे ना हो, वो बात अलग है, लेकिन हाइड्रोजन कभी सेंटर में नहीं आता। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन लगा दो, क्योंकि मैं सेंट्रल मेटल एटम से डायरेक्ट हाइड्रोजन को नहीं जोड़ सकता, इसीलिए मैंने ऑक्सीजन को जोड़ दिया। कितने बॉन्ड पेयर थे बताओ? 6 थे, मैंने 4 तो बना दिया। ठीक, तो 5वां यहाँ, 6ठा यहाँ। ठीक, हो गए बॉन्ड पेयर। जब बॉन्ड पेयर तो कंप्लीट ही करना है ना, तो 4 नहीं, गड़बड़ कर दी, गलत है, यहाँ मत डालिए। 4 बॉन्ड पेयर ये, और मैंने बोला था ना कि हाइड्रोजन को है वो ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट करो, तो ये ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट कर दिया। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 आपके हो गए बॉन्ड पेयर। अब लोन पेयर लगा दीजिए। लोन पेयर कहाँ है? ये रहा 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 लोन पेयर हो गए, बन गया स्ट्रक्चर। देखो कितना आसान है। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल देते हैं आपको। अगला एग्जांपल देते हैं CO3 नेगेटिव का। एक कार्बोनेट आयन है, इसका एग्जांपल देखिए, निकालो। सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास कितने होते हैं? 4, ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 6, 6 × 3, और क्योंकि 2 नेगेटिव चार्ज है तो +2 भी कर देना। ठीक, तो 4 + 18 + 2 कितने हो गए बताओ? 24। रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन R बताइए कितना है? कार्बन और ऑक्सीजन तीनों ही ऑक्टेट कंप्लीट करने वाले हैं, तो 4 ऐसे एटम हैं जिसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने, तो 32। फिर आप क्या करो? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड कैसे निकालते हैं? रिक्वायर्ड माइनस वैलेंस। रिक्वायर्ड कितने हैं? 32, वैलेंस कितने हैं? 24, माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? 8। उसके बाद अनशेयर्ड कितने होते हैं? वैलेंस माइनस शेयर्ड। ठीक, वैलेंस कितने हैं? 24, शेयर्ड कितने हैं? 8, तो 16 कर दीजिए। सही है। अब बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर निकालने का फॉर्मूला शेयर डिवाइडेड बाई 2, यानी 8 डिवाइडेड बाई 2 4 हो गया। और अनशेयर लोन पेयर निकालने का फॉर्मूला अनशेयर डिवाइडेड बाई 2 एंड इट इज 16/2, तो कितना हो गया? 8। सही है। चलिए बनाते हैं। कार्बोनेट कितने बॉन्ड पेयर होता है? 4। ऑक्सीजन 3 ही है, बड़ी नाइंसाफ है। क्या करोगे? किसी एक ऑक्सीजन के साथ चौथा बॉन्ड बना दो, क्योंकि और कुछ तो है नहीं कि हाइड्रोजन है तो उससे कंप्लीट हो जाएगा। कार्बन और ऑक्सीजन का एक बॉन्ड है, 3 ही बने हैं, तो चौथा डबल बॉन्ड लगा दो। अब आप लोन पेयर लगाइए। 1 2, ऑक्टेट कंप्लीट इसका। 1 2 3, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ 1 2 3 4 5 6। आप जानते हैं ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन फालतू है इसीलिए बॉन्ड बना हुआ है, इसलिए एक नेगेटिव चार्ज लगा दीजिए। सिमिलरली यहाँ पे भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है और एक फालतू इलेक्ट्रॉन है, तभी बॉन्ड बना है, तो नेगेटिव चार्ज लगा दीजिए। ये बन गया CO3 नेगेटिव का स्ट्रक्चर। ठीक, चलिए तो ऐसे बनाते हैं, और भी कुछ आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अपने लिए एग्जांपल के लिए आप NH4 पॉजिटिव का बना के देखिए। ठीक है, बन जाएगा। HNO3 का बना के देख लो, ट्राई करो। ठीक है, हम तो इतना ही करवा रहे हैं। आप अपन निकालते वैलेंस फॉर्मल चार्ज। जब आपको
लुईस स्ट्रक्चर बनाना आ गया, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना आ गया, तो अब आप फॉर्मल चार्ज आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैंने CO3 टू नेगेटिव का स्ट्रक्चर बनाया ही है, तो मैं वहीं पे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर लेता हूँ। ठीक, फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज होता है चार्ज पर एटम, हर एटम पे चार्ज कितना है उसी को बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी अभी CO3 टू नेगेटिव का स्ट्रक्चर बनाया, ये रहा। ठीक, जिसका भी फॉर्मल चार्ज निकालना है, फॉर्मल चार्ज आपको जिस भी एलिमेंट का निकालना है, मतलब उसके लिए फॉर्मूला है, वो याद रख लेना कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कितने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है और कितने बॉन्ड पेयर है। ये फॉर्मूला याद रखना। दिस इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दिस विल बी अ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लिख लो। ठीक, और ये क्या है आपका बॉन्ड पेयर। ठीक, तो चलिए मैं ना इसको पहला, इसको दूसरा, इसको तीसरा और इसको चौथा, मैं सारे एटम के ऊपर फॉर्मल चार्ज निकालूंगा। सबसे पहले फॉर्मल चार्ज निकालते हैं फर्स्ट ऑक्सीजन के ऊपर। मुझे पता है ना लोन पेयर 1 2 3 4, इसमें 2 लोन, इसमें 3 लोन पेयर है, इसमें 1 2 3 4 5 6 लोन, सॉरी 3 लोन पेयर थे, इसमें भी 3 लोन पेयर, इसमें 2 लोन पेयर। तो फॉर्मल चार्ज फाइंड करिए, कैसे करेंगे। सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मुझे किस पे फाइंड करना है फॉर्मल चार्ज, में फर्स्ट ऑक्सीजन पे कर रहा हूँ, फर्स्ट ऑक्सीजन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने ऑक्सीजन के पास 6, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, और बॉन्ड पेयर कितने हैं बताओ, 2 हैं। तो कितने लिखूं 2, तो कितने होंगे 6 - 4 और 4, 6 - 6 कितना आ गया 0। इसका मतलब इस पर फॉर्मल चार्ज क्या है 0, इस पर कोई चार्ज नहीं है। फिर आ जाओ सेकेंड ऑक्सीजन पे, सेकेंड ऑक्सीजन, सेकेंड ऑक्सीजन पे कैसे फॉर्मल चार्ज निकालोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, अच्छा उसके बाद नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन वो भी 6, बॉन्डेड पेयर कितने हैं 1, बॉन्ड पेयर 1, तो 6 - 6 0 -1, इसीलिए इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना है -1। उसके बाद वो तो खैर वहाँ भी पता लग ही रहा था, और सेम सिचुएशन थर्ड ऑक्सीजन के साथ है, तो इसके पास भी क्या होगा -। चलिए और फॉर्मल चार्ज निकाल के दिखाते हैं आपको। फॉर एग्जाम्पल, चलिए इसको ड्रॉप कर रहा हूँ मैं, ये ओजोन का लुईस स्ट्रक्चर है। ठीक है, आप बना सकते हैं VRS के रूल से, मैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक, 1 2 3 4 5 6, मैंने ऑक्टेट कंप्लीट करने के हिसाब से लिख दिया। अब मैं इसको फर्स्ट ऑक्सीजन, इसको सेकंड और इसको थर्ड ले लेता हूँ, और मैं फॉर्मल चार्ज निकालता हूँ सबके। सबसे पहले फर्स्ट ऑक्सीजन, फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट ऑक्सीजन इज व्हाट, देखो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6 होते हैं ऑक्सीजन के पास। अच्छा, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, और बॉन्डेड पेयर कितने हैं 1 2 3 3, 6 माइनस कितना हो गया 5, यानी +1, इसके ऊपर +1 चार्ज। ठीक, आ जाओ फॉर्मल चार्ज ऑन
ऑन सेकेंड ऑक्सीजन, सेकेंड ऑक्सीजन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो अगेन 6, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, और बॉन्डेड कितने हैं 2 बॉन्ड पेयर हैं, तो 6 - 6 0 चार्जेस, कितने 0। आप निकालो फॉर्मल चार्ज ऑन थर्ड ऑक्सीजन, तो नॉन बॉन्ड अभी भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 है, नॉन बॉन्डेड भी 6 है, और बॉन्ड पेयर एक बनाया हुआ है, तो 6 - 1 चार्ज, -1। तो ऐसे है बच्चों, और ओवरऑल न्यूट्रल हो रहा है, देखो -1 + 1 0, इसके ऊपर तो कोई चार्ज नहीं, तो ओवरऑल क्या है न्यूट्रल। तो ऐसे निकालते हैं फॉर्मल चार्ज, फॉर्मूला याद रख लेना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन मत कर देना, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, हमने लूज स्ट्रक्चर कर दिया और फॉर्मल चार्ज निकालना सीख लिया, और चलिए अब बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर में प्रोसीड करेंगे। थैंक यू सो मच।